हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीएसएल स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार 2024 के बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं और आपने अभी तक द्विघात समीकरण जो चैप्टर है उसके बारे में अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो स्टूडेंट आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से यानी द्विघात समीकरण चैप्टर से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग उसे 100% पूरा करके आएंगे। क्योंकि स्टूडेंट मैं आज की इस वीडियो में आपको द्विघात समीकरण जो चैप्टर इसके कंसेप्ट और बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से किस प्रकार का और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है सारे मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं स्टूडेंट आपको बता दूं कि जो द्विघात समीकरण है इसमें जो बोर्ड एग्जाम में जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे और किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो बोर्ड एग्जाम में द्विघात जो समीकरण इससे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन। जैसे कि आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे द्विघात समीकरण की जांच करना, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन द्विघात समीकरण की जांच करने के लिए ही आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल कैसे करेंगे, यानी कि गुणनखंड विधि से हम लोग द्विघात समीकरण के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे, और उसके बाद देखेंगे द्विघात समीकरण का विविक्तर एवं मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो स्टूडेंट वीडियो में अंत तक बने रहेगा, और वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं द्विघात समीकरण की जांच कैसे करेंगे अगर बोर्ड एग्जाम में आता है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण की जांच कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे श्रीधराचार्य और गुणनखंड विधि से जो द्विघात समीकरण है उसको कैसे हल करेंगे। उसके बाद देखेंगे द्विघात समीकरण का विविक्तर एवं मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैं सारे नोट्स आपके सामने मैं आपको पहले दिखा देता हूं, सभी का मैं आपको यहाँ पे बनाकर लाया हूं और मैं आपको सारे आज की इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का फर्स्ट जो था कि द्विघात समीकरण की जाँच कैसे करते हैं, यानी कि इस पे क्वेश्चन आता है कि द्विघात समीकरण की जाँच कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो द्विघात समीकरण होता है इसका मानक या व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। यानी कि अगर कोई भी समीकरण दिया होगा तो हम लोग सबसे पहले उस समीकरण की जांच करने के लिए कि यानी कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है उसकी तुलना हम लोग ax² + bx + c = 0 से करेंगे। अगर वह जो हम लोग का समीकरण है अगर इस रूप में लिखा गया है यानी कि ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट अगर हम लोग का समीकरण कोई भी लिखा गया है तो वह द्विघात समीकरण है। यानी कि इसी प्रकार से हम लोग जांच करेंगे। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो ax² + bx + c = 0 है, अगर यह है कोई भी समीकरण में उपस्थित तो समझ लीजिए कि वो हम लोग का द्विघात समीकरण है। और आपको कुछ यहाँ पे देखने की क्या आवश्यकता है कि जो x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो x की अधिकतम घात कितनी है, 2। यानी कोई भी समीकरण हो उसमें अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, तो उसमें अधिकतम घात 2 होनी चाहिए और a का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो x² के साथ जो हम लोग का मान होगा उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। और देखिए उसके बाद है द्विघात समीकरण का हल या मूल है या नहीं है। यानी कि हमको कोई एक समीकरण दे दिया जाता है और उसको हम लोग को पता करना रहता है कि यह द्विघात समीकरण का हल यानी कि जिसको मूल बोला जाता है या नहीं है, हमको क्या करना है बताना होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को एक समीकरण दे दिया गया है ax² + bx + c = 0। यहाँ पे हम लोग को एक समीकरण दे दिया गया है और यहाँ पे हम लोग को बताना है कि यह मूल है या नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x है तो x बराबर कुछ हम लोग को समीकरण दे दिया रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x बराबर मैं 0 ले रहा हूँ। अगर यहाँ पे x बराबर 0 है तो जहाँ जहाँ ये सारे x हैं वहाँ पे मैं क्या रखूंगा, 0। अगर 0 रखकर सॉल्व करता हूँ, अगर हम लोग का इधर वाला पोर्शन जो है अगर वो 0 आ जाता है और 0 के बराबर हो जाता है तो हम लोग का हल है, यानी कि मूल है। क्या है, मूल है। यानी कि अगर 0 = 0 आ जाता है तो मूल है समीकरण में। अगर इधर 3 आ जाए चाहे 4 आ जाए और बराबर में 0 हो तो क्या है, मूल नहीं है। यही आपको बस इतना सा पता होना चाहिए और आप लोग द्विघात समीकरण की जांच कर लेंगे 100%। तो चलिए इसी के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिया, उसको पहले मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है। यानी कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए और इसको आपको जांच करके बताना है क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण की जांच कैसे होगी, हम लोग का जो समीकरण होगा वो ax² + bx + c के फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए और x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए और a का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग का वो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते
सकते हैं क्या इस नियम का पालन जो करेगा समीकरण वो हम लोग का द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए जो हम लोग का फर्स्ट है क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 7y प्लस 3 बराबर 0, क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है? यहाँ पे x होगा। क्या हम लोग का यह द्विघात समीकरण है या नहीं है आपको बताना है। तो देखिए यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखा गया है, यानी कि x की अधिकतम घात यहाँ पे 2 है और यहाँ पे जो a है इसका मान क्या है 0 नहीं है, यानी कि हम लोग का क्या है, यह द्विघात समीकरण है। तो हम लोग लिख देते हैं कि हम लोग का द्विघात समीकरण है। यह क्वेश्चन बहुविकल्पी में आ सकता है क्या, आएगा भी, हो भी सकता है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। उसके बाद देखिए 5x स्क्वायर बराबर 9 दिया है, यह हमको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग के x की अधिकतम घात पे कितना है 2 है। तो देखिए यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है और जो a का मान हम लोग को क्या है 0 नहीं है। जब a का मान 0 नहीं है तो ये हम लोग का द्विघात समीकरण है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का द्विघात समीकरण है। अब कहेंगे कैसे, क्योंकि यह तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में नहीं है, तो मैं इसको बना सकता हूं क्योंकि हम लोग का जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ था कि ए जो एक्स है उसका पावर 2 होना चाहिए और जो ए है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ए का मान 0 नहीं है। तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं, इसको बना सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 0x में लिख सकता हूँ और 9 इधर है तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का क्या हो गया, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो हम लोग का मानक व्यापक रूप है उसका पालन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग बस याद रखिए ये ना कि जो x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए और a का मान 0 नहीं होना चाहिए। हम लोग का द्विघात समीकरण है, हम लोग कैसा भी बना सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला है 3x स्क्वायर बराबर 7x प्लस 11। तो इसको भी थोड़ा सा अच्छा से लिख ले हम लोग, 3x स्क्वायर अब देखिए बराबर की इधर है तो आएगा तो माइनस 7x हो जाएगा, माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो देखिए हम लोग को क्या कर रहा है, पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। तो हाँ है, यह भी क्या है, यानी कि यह भी द्विघात समीकरण है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए 3x माइनस 8 बराबर 0। तो यह मैं आपको बता दूं यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 भी नहीं है। जब x की अधिकतम घात 2 नहीं है तो ये द्विघात समीकरण कैसे हो सकता है, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए इसका x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए ना, तो नहीं है, तो नहीं हो सकता। और ये देखिए a का मान कहाँ से हम लोग डिफाइंड करेंगे, यहाँ पे a का मान कहीं से निकलेगा ही नहीं, तो यह नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं 7 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान अंडर रूट 2 बराबर 0, यह है या नहीं है। तो सिंपल सी बात देखिए यहाँ पे जो हम लोग की x की अधिकतम पावर 2 है, उसके बाद देखिए जो a का मान है वो 0 नहीं है बल्कि 7 अंडर रूट 2 है। तो यह क्या है, हाँ है, यानी कि यह क्या है द्विघात समीकरण है, हम लोगों ने जांच कर लिया। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग का क्या है एक्स स्क्वायर बराबर 7x। अब चाहते हैं तो इसको हम लोग थोड़ा सा लिख भी देते हैं। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे, एक्स स्क्वायर जब प्लस की इधर से इधर आएगा तो माइनस 7x, और हम लोग इसको लिख सकते हैं अपने से प्लस 0 बराबर 0। तो देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का प्लस सी बराबर 0 का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए x की जो अधिकतम पावर 2 है और a क्या है हम लोग का, a का मान 1 है। यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं रहता वहाँ पे 1 छिपा रहता है, 0 तो है नहीं। जब 0 यहाँ पे होता तब यह क्या होता, हम लोग का द्विघात समीकरण नहीं होता, यानी कि इसकी x की पावर अधिकतम 2 भी है और a का मान 0 भी नहीं है। तो यह क्या है द्विघात समीकरण है। आपको यह पता होना चाहिए कैसा भी द्विघात समीकरण की जांच करनी हो आप लोग आसानी से और बहुत ही अच्छे ढंग से कर लेंगे, आपको बस इतना पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दे दिया है, y प्लस का होल स्क्वायर बराबर 3 कोष्टक में y प्लस 1। तो इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं तब हम लोग को पता चलेगा। तो थोड़ा सा इसको हम लोग ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा प्लस 2ab। तो 2ab करेंगे तो 2y हो जाएगा। इसको आप लोग को फार्मूला याद होगा तो ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद 3 प्लस 1 यहाँ पे, तो इसको देखिए थोड़ा सा इसको भी हम लोग ओपन करते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, इसको ओपन करेंगे तो 3y हो जाएगा। यहाँ पे अंदर गुणा होगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा इधर ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए ये क्या है प्लस का 3y है, प्लस का 3y है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले से ही 2y था
और यह जाकर क्या हो गया -3y हो गया। उसके बाद पहले से ये एक यहाँ पे उपस्थित है, यह प्लस का इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा और आगे हल करते हैं तो वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1y बचेगा। उसके बाद 3 में से यह 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो देखिए जो हम लोग का समीकरण बनकर तैयार हुआ है ये देखिए ax स्क्वायर प्लस bx का पालन कर रहा है, क्योंकि जो y की अधिकतम घात है कितनी है 2 है, और जो y के बगल में a होता है उसका मान 0 नहीं है, यहाँ पे क्या है 1 है, यानी कि हाँ यह क्या है द्विघात समीकरण है। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन भी आप लोगों को दे सकता है कि बताइए कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो आप लोग आसानी से बता देंगे। उसके बाद देखिए आगे है, इसको भी हम लोग को बताना है कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। देखिए क्या है x-2 है एक कोष्टक में, एक कोष्टक में x+1 है इक्वल टू एक कोष्टक में x-1 और एक कोष्टक में x+3 है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग थोड़ा सा गुणा करते हैं। तो पहले इसका करेंगे तो x, देखिए इस वाले का इसमें गुणा हम लोग करते हैं, तो x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगा है, फिर x का 1 में होगा तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब किसकी बारी है 2 की बारी है, तो -2 का x में गुणा करेंगे तो -2x हो जाएगा। उसके बाद -2 का 1 में गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। उसके बाद बराबर, उसके बाद इसका भी इसी प्रकार गुणा करते हैं, इस वाले का इसमें करते हैं तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद x का 3x में करेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा। उसके बाद -1 का x में गुणा करेंगे तो -x हो जाएगा, और -1 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -3 हो जाएगा। अब ट्रांसफर करते हैं हम लोग सभी को। अब देखिए x स्क्वायर हो गया प्लस x हो गया -2x हो गया -2 हो गया। अब इस वाले पोर्शन को इधर लाते हैं तो देखिए x स्क्वायर प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यह प्लस का इस साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यह माइनस का इस साइड आकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यह क्या है, यह माइनस का यह भी आकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 0, क्योंकि इस साइड के जितने भी पोर्शन थे उसको मैंने बराबर के इस साइड भेज दिया तो बराबर में 0 बचा। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया माइनस प्लस के साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या है -3x है -2x है, तो क्या बचा हम लोग का यहाँ पे बचा -x बचा, नहीं यहाँ पे 2x और यह x, तो देखिए -3 और -2x कितने हो गए 5x हो गए, 5x और यह x और यह x कितना हो गया 2x हो गया। तो -5x में से जब 2 निकालेंगे तो हम लोग को कितना बचेगा -3x ही बचेगा। उसके बाद देखिए क्या है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 माइनस का 2 और ये क्या है प्लस का 3 है, तो यह 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 1 बचेगा। तो देखिए ये जो हम लोग को समीकरण प्राप्त हुआ है ना, देखिए इसमें क्या एक्स स्क्वायर जो x है इसमें क्या x की पावर 2 है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए ये जो समीकरण हम लोग को प्राप्त हुआ है, देखिए इसकी पावर क्या 2 है, क्या a का मान डिफाइंड है कुछ नहीं, यानी कि यह नहीं है, यानी कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो स्टूडेंट आई होप अगर आपको दे दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में द्विघात समीकरण की जांच करने के लिए तो आई होप मुझे लगता है कि आप लोग कर लेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत ही आसानी से इसको समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट किस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में द्विघात समीकरण से पूछा जाता है। तो देखिए जो नेक्स्ट है यह पूछा जाता है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल कीजिए, यानी कि गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग कैसे द्विघात समीकरण को हल करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जब क्वेश्चन लेंगे तभी हल कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को एक समीकरण दिया रहेगा और उसको कहेगा कि गुणनखंड विधि से हल करना है, तो कैसे हल हम लोग करेंगे ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट वाले का गुणा है पहले वाले में करेंगे, ध्यान समझिएगा कंसेप्ट को। यानी क्या करेंगे, जो लास्ट वाला है उसका गुणा कहाँ करेंगे फर्स्ट वाले में करेंगे। तो जब हम लोग 6 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो हम लोग कितना प्राप्त होगा 6x स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। अब क्या करना है हमको, इस 6x स्क्वायर का ऐसा फैक्ट बनाना है कि जब उसको जोड़ें या घटाएं तो क्या आए 5x आए, क्या आए 5x आए। तो देखते हैं हम लोग यह किसके किसके पहाड़ा में आता है। देखिए 2 3 6, 3 दूना 6, 1 6 6 और क्या होता है 6 एकम 6, इतनों के पहाड़ा में यह क्या होता है आता है 6। तो क्या करना है, अब 6 का ऐसा फैक्ट बनाना है क्या है
5 आए। कैसे आए? अब क्या करेंगे, इसको या फिर जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे इस फैक्ट को कि हम लोग को कितना है 5x आ जाए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 2 में 3 को जोड़ते हैं तो अभी हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया। या तो अभी हम लोग को क्या हुआ, बहुत ही आसानी से 5 मिल गया। लेकिन अगर कुछ ऐसा आता है जो क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है खोजना, तो ऐसे क्वेश्चन में अभी आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले यह इजी मिल गया, चलिए इसी को सबसे पहले हम लोग इजी से ही स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि क्या है, जहां पे 5x है वहां पे क्या रखना है हम लोग को, 2x रखना है और क्या रखना है, 3x रखना है 5x की जगह। तो चलिए हम लोग रखते हैं x² प्लस, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है 5x है, तो अब इस 5x की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 2x प्लस 3, क्योंकि इस 5 की x के जगह पे हम लोगों ने क्या फैक्ट बनाया है, 2x प्लस 3 का फैक्ट बनाया है। तो हम लोग क्या इसकी जगह पर रखते हैं, 2x प्लस 3x हो गया। उसके बाद क्या है, प्लस 6 बराबर 0 हो गया। उसके बाद आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए अब लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में क्या हो, उपस्थित हो। तो क्या करते हैं, 2 कॉलम बनाते हो, इसमें क्या करते हैं हम लोग, कॉमन छाड़ते हैं। तो देखिए इसमें x उपस्थित है, इसमें भी x उपस्थित है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इन दोनों में से x को कॉमन ले लेते हैं। और गिनती में कुछ भी उपस्थित नहीं है तो छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें 2, इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 2x है, तो एक x जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा प्लस। अब उसके बाद देखिए यहाँ से x निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा केवल, एक में से हो गया। अब इसमें से हम लोग देखते हैं क्या कॉमन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे x है, इसमें कुछ भी उपस्थित नहीं है तो हम लोग x तो कॉमन ले नहीं सकते। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6, तो यहाँ से जब हम लोग 3 कॉमन लेंगे तो देखिए दोनों में हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ से 3 बाहर निकला तो क्या बचा, x। उसके बाद देखिए 3 दूना के 6, यहाँ से जब हम लोगों ने 3 बाहर निकाला तो यहाँ से 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा, तो कितना बचा, 2 बचा, क्योंकि 3 दूना के 6 बराबर 0। तो देखिए जो हम लोग के दोनों कॉलम में यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाले में x प्लस 2 और इसमें क्या आया है, x प्लस 2 है। आपका समीकरण गुणनखंड विधि वाला तभी सही होगा जब जो फर्स्ट वाले कॉलम में आएगा वही सेकेंड वाले में सेम आए। तो समझ लीजिएगा कि आपका जो गुणनखंड विधि से आप जो द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं वो क्या है, 100% सही है। अब क्या करते हैं, दोनों को एक एक कॉलम में करते हैं। एक कॉलम में x प्लस 2 को कर दे रहा हूँ और एक कॉलम में जो अलग अलग हम लोग का है उसको कर देते हैं, यानी कि x प्लस 3 फैक्ट को कर देते हैं बराबर 0। अब क्या करते हैं, इनकी तुलना 0 के साथ करते हैं। तो पहले x प्लस 2 वाले की मैं 0 के साथ कर रहा हूँ, तो देखिए x बराबर, देखिए प्लस का इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, x प्लस 3 वाले का करता हूँ 0 के साथ, तो x प्लस 3 यानी क्या हो गया, x प्लस के साथ इधर 3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो देखिए x का एक मूल क्या प्राप्त हुआ, x का एक मूल -2 और एक मूल -3 प्राप्त हुआ। और यही गुणनखंड विधि है और इसी गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। यह तो आसान था समीकरण, अब मैं कुछ थोड़ा डिफिकल्ट समीकरण लेता हूँ। तो आगे देखिए जैसे मतलब कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे जो कि आपका क्या हो, द्विघात समीकरण बना ही नहीं हो, आपको बनाकर उसका गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो बहुत ही इजी है, आप लोग इसको ध्यान से समझिए कैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का नीचे एलसीएम लेते हैं। अगर कुछ इस प्रकार क्वेश्चन हो जाए तो ध्यान से, कुछ घबराइएगा नहीं, बहुत ही आराम से हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण बना लीजिए, उसके बाद इसको गुणनखंड विधि से हल कर दीजिए। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नीचे वालों का एलसीएम लेता हूँ, तो हो जाएगा एक कोष्टक में x माइनस 3 और एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 5। अब क्या करते हैं, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा करते हैं। तो इधर करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा, और इनका जब इधर गुणा होगा तो देखिए प्लस का, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस लगा है, ध्यान समझिएगा, यहाँ बीच में माइनस लगा है तो इनके मान चेंजेस हो जाएंगे, यानी जो प्लस वाला है वो माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो x देखिए यहाँ पे प्लस का है, तो जब ऊपर गुणा इनका होगा तो ये हो जाएंगे भाई माइनस के, और उसके बाद ये माइनस का 3 है तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, बराबर में 1/6। थोड़ा सा और आगे भी हल करते हैं इसको द्विघात समीकरण बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे x प्लस माइनस के साथ कट गया और 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया, बटा के अब क्या बचा, एक कोष्टक में x माइनस 3 और एक कोष्टक में क्या बचा, x प्लस 5। उसके बाद बराबर में क्या बचा, 1/6। अब क्या करते हैं, इसका इधर इस तरह प्रकार गुणा कर देते हैं और इसका इधर गुणा कर देते हैं, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं उसको, तो जब इस तरह ट्रांसफर करेंगे, इसका इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा,
x माइनस 3 और क्या हो जाएगा x प्लस 5 और बराबर में इसका इधर गुणा करेंगे, क्योंकि एक का गुणा इसमें किया तो यही सेम आएगा। अब इसका जब इधर करेंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग का क्या हो रहा है, द्विघात समीकरण के रूप में बन रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका गुणा करते हैं, तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी इस साइड का इसमें गुणा कर रहे हैं। फिर यही x का 5 में गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। उसके बाद देखिए -3 का x में गुणा करेंगे तो -3x हो जाएगा, और -3 का 5 में गुणा करेंगे तो -5 15 हो जाएगा और बराबर 48। अब थोड़ा सा आगे देखिए, यह एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। उसके बाद देखिए यह प्लस का 5x है, माइनस का 3x है, तो घटकर कितना हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। और देखिए यह -15, और हम लोग क्या करते हैं, ये इधर प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस हो गया 48 और बराबर इधर बचा 0। उसके बाद आगे जब इसको हल करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15 -48 के साथ जुड़ेगा तो माइनस का यहाँ पे 63 हो जाएगा और बराबर में 0। अब देखिए यह जो बनकर तैयार हुआ यही हम लोग का क्या हुआ, अब द्विघात समीकरण बनकर तैयार हुआ है। अब यही द्विघात समीकरण से हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। तो देखिए हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 बराबर 0। तो इसको इस साइड लिखकर थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए हम लोग का समीकरण क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 बराबर 0। अब क्या करना है इसका, अब क्या करना है, यह जो हम लोग को द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है इसी का क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। तो कैसे होगा, हल होगा ठीक ऊपर वाला ही प्रोसेस रहेगा। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट वाले गुणा फर्स्ट वाले में करते हैं, तो कितना हम लोग को होगा 63x स्क्वायर गुणा करेंगे तो होगा। अब देखिए ये जो 63x स्क्वायर हम लोग को प्राप्त हुआ है, इसका ऐसा फैक्ट बनाना है कि 2x बीच में बचे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग 63 किसके किसके पहाड़ा में आता है। तो देखिए हम लोग फैक्ट बनाते हैं, यानी कि 63 किसके किसके पहाड़ा में आता है। देखिए किसके किसके पहाड़ा में आता है 63, तो 9 7 63, 7 9 63, फिर उसके बाद होता है, उसके बाद होगा 21 तियाँ 63, उसके बाद 3 21 तियाँ हो जाएगा। तो इतने सारे फैक्ट बनेंगे। आप चाहेंगे तो बहुत सारे और फैक्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए जब 9 में 7 को जोड़ते हैं तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है। लेकिन जब 9 में से 7 को मैं घटा रहा हूं तो कितना प्राप्त हो रहा है, हमको 2 प्राप्त हो रहा है, और हमको यही चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है तो 1x इसको और 1x इसको दे दूंगा, तो 9x में से 7x जाएगा तो 2x प्राप्त आसानी से हो जाएगा। तो यानी कि यह जो 2x है उसके जगह मैं क्या रखूंगा, 9x माइनस 7x रखूंगा। तो चलिए हम लोग रखते हैं अपने समीकरण में, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, उसके बाद देखिए यहाँ पे 2x है तो उसके जगह क्या रखेंगे हम लोग, 9x माइनस 7x रखेंगे और माइनस 63 बराबर 0। अब क्या करते हैं, ठीक वही वाला कंडीशन अपनाते हैं, क्या करते हैं, दोनों में कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। गुणनखंड विधि बहुत ही आसान है, अगर आप बस उसका गुणा करके फैक्ट बनाना जान गए कि कैसे फैक्टर बनता है तो आप बहुत ही आसानी से गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो चलिए देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो केवल मुझे इनमें x ही कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे x कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बचेगा x प्लस 9 बचेगा। क्या बचेगा, x प्लस 9 बचेगा। और देखिए यहाँ पे माइनस लगा और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो देखिए x इसमें नहीं है, यानी x तो कॉमन होगा नहीं। 7 इसमें यानी कि 7 कम 7 और 7 9 63, यानी कि यहाँ पे हमको क्या 7 कॉमन दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, 7 को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कोष्टक बाहर माइनस, तो अंदर के मान तो चेंजेस होंगे ही, यानी कि ये जो माइनस है ये क्या बनकर तैयार हो जाएगा, प्लस बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से जब मैंने 7 कॉमन लिया तो यहाँ पे देखिए केवल क्या बचा, x बचा। अब देखिए ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस इस माइनस की वजह से। उसके बाद देखिए 7 9 63, यानी कि 9 बार में 63 आ रहा है बराबर 0। देखिए जो फर्स्ट वाले में आया वही सेकेंड वाले में भी आया है, यानी कि हम लोग का द्विघात समीकरण 100% जो गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं वो क्या है, सही है। तो इसको एक एक कोष्टक में करते हैं, यानी एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 9 और एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 7, यानी कि एक कोष्टक में इन दोनों को साथ हम लोग कर लेते हैं और बराबर 0। अब क्या करते हैं, इनको हम लोग 0 के साथ करते हैं, तो x प्लस जो 9 है बराबर 0। तो यह जो प्लस का इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो x बराबर -9। उसके बाद देखिए x माइनस 7 बराबर 0 है, x इधर माइनस को उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर 7। तो देखिए x के मूल हम लोगों ने ज्ञात कर लिया गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का। तो स्टूडेंट आई होप आपको गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण हल करने समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।
हैं। तो देखिए हम लोग का अगला टॉपिक अब क्या है। तो अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग का है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना, यानी कि अब हम लोग देखने वाले हैं कि श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले आप श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में समझ लीजिए। तो देखिए श्रीधराचार्य सूत्र होता क्या है, तो यह होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान 2a। अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ से कहाँ से हम लोग b a c का मान प्राप्त करेंगे। तो जो हम लोग का देखिए जो ax² प्लस bx जो हम लोग का मानक व्यापक द्विघात समीकरण का जो रूप है, इससे अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हम लोग को एक समीकरण दिया गया है 3x² माइनस 8x प्लस 4 बराबर 0। तो क्या करेंगे, ये जो समीकरण है इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। जब इससे इसकी तुलना हम लोग करेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ। तो जब यहाँ से तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ से हम लोग को क्या होगा, a b और c का मान प्राप्त होगा, और यही हम लोग जब इस फार्मूला में रखेंगे तो हम लोग हल कर लेंगे और बहुत ही आसान तरीका से इसको हम लोग हल करेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है 3x² माइनस 8x प्लस 4 बराबर 0। इसकी तुलना हम लोग ax² प्लस bx प्लस c से करके a b c का मान प्राप्त करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए a का मान हम लोग को 3 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 3, क्योंकि देखिए यहाँ पे x² के बगल में a दिया है, तो यहाँ पे x² के बगल में 3 ही a होगा हम लोग का। तो यहाँ से a बराबर कितना प्राप्त होगा, 3। और उसके बाद देखिए x के बराबर में क्या है, b। तो यहाँ पे देखिए x के बराबर में क्या है, 8, यानी कि b का मान कितना हम लोग को प्राप्त हुआ, -8। क्योंकि देखिए अगर माइनस लगा होगा जिसके साथ, उसको हम लोग को लेना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या है, c क्या है, यहाँ पे देखिए c बराबर, c के स्थान पे 4 है, यानी कि c बराबर 4। अब यही जो a b c का मान ये निकल कर आया है, जब इसमें रखेंगे हम लोग तो श्रीधराचार्य विधि से यानी कि सूत्र से हम लोग इस समीकरण को हल कर लेंगे। तो चलिए प्रश्न के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है, यानी कि कैसे हल करें। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जो द्विघात समीकरण हम लोग का है उसका जो श्रीधराचार्य सूत्र विधि द्वारा हल करना है, तो श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप लोग श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघात समीकरण को हल कर पाएंगे। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो यह जो हम लोग को समीकरण दिया है, तो हम लोग लिखेंगे उत्तर में क्या लिखेंगे कि इस समीकरण की तुलना, क्या लिखेंगे, इस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, क्या करने पर, तो हम लोग इसकी तुलना इससे करते हैं। तो देखिए a बराबर हम लोग को क्या प्राप्त होगा, तो a बराबर हम लोग को प्राप्त होगा 2। कैसे अभी लेना था, मैंने आपको अभी फार्मूले के माध्यम से यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि हम लोग कैसे इसमें निकालेंगे a b c का मान। तो चलिए देखिए यहाँ से a का मान हम लोग को 2 प्राप्त हुआ, b का मान देखिए कितना, -3 प्राप्त होगा, और c का मान देखिए कितना, -5 प्राप्त होगा। अब यही जो हम लोग को a b c का मान मिला है उसको क्या करते हैं हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूले में रखते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या है, b, तो b का मान देखिए कितना है, -3, तो हम लोग क्या रखते हैं, -3 रखते हैं। फिर यहाँ पे प्लस माइनस, अब क्या हम यूज करें, श्रीधराचार्य सूत्र यूज करें। उसके बाद √ b कितना है, -3 है, तो -3 का वर्ग करते हैं। उसके बाद -4, a कितना हम लोग का 2 है, और c कितना है, -5 है। अब बटा में आते हैं, देखिए 2 × a यानी 2a कितना है, 2 है। अब इसको क्या करते हैं, आगे हल करते हैं। तो देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस, उसके बाद देखिए √ में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 का वर्ग कितना होगा, 9 हो जाएगा, और ये माइनस हट जाएगा। उसके बाद 4 दूना के 8 और 8 5 40, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 8 5 40 क्या हो जाएगा हम लोग का, प्लस का 40 हो जाएगा। और बटा में 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसको नेक्स्ट आगे हल करते हैं, तो 3 प्लस माइनस के बाद देखिए 40 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 हो जाएगा, और अपान कितना, 4 हम लोग को प्राप्त हुआ। इसको और थोड़ा सा आगे हल करते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे √49 है, कितने का वर्ग होता है, तो 7 का होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 प्लस माइनस 7 लिख देता हूँ, और बटा में क्या कर देता हूँ, 4 लिख देता हूँ। अब यहाँ तक हम लोग का क्या हो गया है, श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हम लोगों ने इसको कर दिया है ओपन। अब इसका मान बस निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे एक बार प्लस है, एक बार क्या है, माइनस है। तो क्या करते हैं, एक बार हम लोग क्या करते हैं, धनात्मक चिन्ह लेते हैं। क्या लेते हैं, धनात्मक चिन्ह लेते हैं। धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे तो यहाँ क्या होगा, 3
प्लस 7/4, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे धनात्मक चिन्ह ले रहा हूँ, तो यहाँ से माइनस वाले को मैं नहीं लूंगा। तो 7 3 कितना हो गया 10 हो गया, कितना हो गया 10/4। जब इसको काटेंगे तो हम लोग कितना होगा 2 5 10 और 2 दूना के 4, यानी कितना प्राप्त हुआ 5/2। अब क्या करते हैं, एक बार हम लोग लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह, क्या लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं, क्या लेते हैं, एक बार हम लोग क्या करते हैं ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। तो जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3 - 7/4, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक चिन्ह ले रहा है तो प्लस इसके साथ लिया और ऋणात्मक ले रहा हूँ तो माइनस लूंगा। तो 7 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा -4/4, और यह कटेगा तो -1। और यही है श्रीधराचार्य विधि, और इसी विधि से हम लोग द्विघात समीकरण को इसी प्रकार हल करेंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने में कोई अब आपको दिक्कत नहीं होगी अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो, क्योंकि बहुत ही इजी, आपको अगर फार्मूला याद है तो आप लोग ABC का मान निकाल कर वहां से इसी प्रकार हल कर लेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे और आपके आंसर आ जाएंगे। तो मैं अब आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर लेकर चलता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द्विघात समीकरण का विविक्तर और मूलों की क्या करना है, प्रकृति ज्ञात करना है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, द्विघात समीकरण का विविक्तर एवं मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको विविक्तर वाला फार्मूला याद होना चाहिए, जो कि क्या होता है, D = होता है B² - 4AC होता है। यह फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको विविक्तर का फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपसे पूछ देता है कि मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करनी है तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है, यह भी देख लीजिए। तो देखिए, अगर आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए भी बोलता है तो आपको क्या करना है, अगर D यानी जो विविक्तर का मान क्या है 0 से बड़ा हो और क्या हो पूर्ण वर्ग हो, यानी कि किसी ना किसी का वो क्या हो वर्ग हो, तो उसमें मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी, परिमेय होगी और असमान होगी। अगर हम लोग का D यानी कि विविक्तर का मान 0 से बड़ा हो और क्या हो वर्ग न हो, जैसे 46 हो, 47 हो, 48 हो, यानी वो कोई किसी का वर्ग न हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग की मूलों की प्रकृति वास्तविक, अपरिमेय, असमान होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग का D यानी कि विविक्तर का मान क्या हो 0 से छोटा हो, वो 0 से छोटा कब हो सकता है, जब हम लोग का आंसर किस में आए, ऋणात्मक में आए। तो कैसा हम लोग का मूलों की प्रकृति होगा, काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक होगा। अगर हम लोग का जो D है यानी कि विविक्तर जो है वो क्या हो 0 के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग की मूलों की प्रकृति वास्तविक, परिमेय और समान आएगी। और मूलों की प्रकृति कब हम लोग निकाल पाएंगे, जब हम लोग को विविक्तर यानी कि D का फार्मूला पता हो कि D = B² - 4AC होता है। तो इसके माध्यम से जो हम लोग का आंसर आएगा उस आंसर के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से भी इसको समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण का विविक्तर एवं मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है कि 9x² - 12x + 4 = 0। तो क्या करना है, इसका विविक्तर भी ज्ञात करना है और क्या करना है, मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हम लोग का समीकरण दिया गया है इसकी तुलना हम लोग किससे कर लेते हैं, तो इसकी तुलना हम लोग करते हैं ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। क्या करने पर, तुलना करने पर हम लोगों ने क्या कर लिया, इसकी तुलना कर ली किससे, ax² + bx + c से। तो यहाँ से क्या होगा, हम लोग का ABC का मान ज्ञात हो जाएगा। तो जो यह देखिए, जो विविक्तर का यानी मूलों की जो प्रकृति ज्ञात करनी है, अगर आपको श्रीधराचार्य सूत्र आता है तो आप लोग इसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से ABC सेम श्रीधराचार्य सूत्र जैसा ही निकालना है। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे A का मान कितना प्राप्त होगा, तो A का मान हम लोग को यहाँ से 9 प्राप्त होगा। B का मान देखिए, तो B का मान कितना हो गया, -12 प्राप्त हो गया। और C का मान देखिए, तो C का मान हम लोग को कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। अब हम लोग का विविक्तर वाला फार्मूला क्या था, उसी पे हम लोग रख कर इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग का विविक्तर वाला फार्मूला था D = B² - 4AC। क्या था, D = B² - 4AC। अगर आपको यह फार्मूला याद है तो आप मूलों की प्रकृति और विविक्तर दोनों ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी में क्या करता हूँ, इसी फार्मूले पे मैं इनको रखता हूँ। तो देखिए हम लोग को B का मान कितना है, तो -12। तो यहाँ पे हो जाएगा -12 का वर्ग। उसके बाद क्या है, माइनस, तो माइनस मैंने लगा दिया। उसके बाद क्या है 4, A कितना हम लोग का 9 है और C कितना है, तो C देखिए 4 है। इसको जब हम लोग हल करते हैं तो बरहम बरहम 144 हो गया। उसके बाद क्या है, -9 चौको 36 और 36 चौको 144, कितना हो गया, 144 हो गया।
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यह घटकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हम लोग का, घटकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 144 में से जब यह क्या जाएगा 144, तो कितना बचा हम लोग को, 0 बराबर 0। क्या प्राप्त हुआ, 0 बराबर 0। तो अब हम लोग को इसके मूलों की प्रकृति बतानी है। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग को क्या था, जो डी यानी वियुक्तर का मान 0 के बराबर होगा तो हम लोग की मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी, परिमेय होगी और कैसी होगी, समान होगी। क्योंकि देखिए हम लोग को यहाँ पे जो डी का मान यानी डी का मान वियुक्तर का मान कितना आया है, 0 प्राप्त हुआ है। क्योंकि 144 में से 144 जाएगा तो 0 प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में कैसी मूलों की प्रकृति प्राप्त होगी, वास्तविक, परिमेय और समान। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो अभी मैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 4x - a बराबर 0 तथा विविक्तर 112 हो तो a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो क्या है समीकरण दिया है 3x² - 4x - a = 0 की तुलना हम लोग लिखेंगे, की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर तो हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण से पहले ए बी सी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ए का मान कितना प्राप्त होगा, तो ए का मान हम लोग को 3 प्राप्त होगा। बी का मान निकालते हैं तो बी का मान -4 प्राप्त होगा और सी का मान -a प्राप्त होगा। उसके बाद देखिए हम लोग को विविक्तर कितना दिया है, तो विविक्तर 112 दिया है, यानी कि डी का मान भी कितना दे दिया है, 112 दे दिया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उस फार्मूले का यूज करते हैं, यानी कि विविक्तर वाला फार्मूला लगाते हैं, यानी कि डी बराबर b² - 4ac। जब यह फार्मूला लगाएंगे और इसी पे हल करेंगे तो हम लोग को वियुक्तर का जो 112 मान है यह भी और a का मान भी प्राप्त होगा। तो देखिए क्या करते हैं अब, तो देखिए हम लोग का वियुक्तर कितना दे दिया है, 112 दे दिया है, तो डी की जगह 112 हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए बी कितना है, तो बी हम लोग का 4 है, तो -4 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद -4a देखिए कितना है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद सी देखिए -a है, तो -a हो जाएगा। जब इसको हम लोग आगे हल करते हैं तो 112 बराबर 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और माइनस हट जाएगा, 4 तिया 12, अब 12 में 1 का गुणा करेंगे तो a हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +12 a हम लोग को प्राप्त होगा। और इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब इधर क्या होगा, हम लोग 12a को इधर ही रख लेते हैं, तो यहाँ पे जब ट्रांसफर करेंगे तो 12a हो जाएगा और बराबर देखिए यह क्या है, 112 में से 16 को घटाते हैं तो 112 माइनस 16 करते हैं, तो 12a बराबर जब 112 में से 16 निकालेंगे तो हम लोग को प्राप्त कितना हो जाएगा, तो हम लोग को प्राप्त होगा 96। कितना होगा, 96 प्राप्त होगा। और यहाँ से हम लोग को a का मान ज्ञात करना है, तो 96 इधर गुणा में था, इधर में आ जाकर भागा में हो जाएगा, तो 12 × 8 = 96, यानी कि a का मान हम लोग को ज्ञात करना था और हम लोगों ने a का मान क्या ज्ञात कर लिया, 8 आया है, यानी कि a का मान हम लोगों ने 8 प्राप्त कर लिया और यही इसका आंसर भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला हम लोग का क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + k + 1 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात करना है। यानी कि हम लोग को क्या करना है, यहाँ से k का मान ज्ञात करना है। वो भी कैसे होगा, तो देखिए अगर आप लोग अगर ऊपर की 2 क्वेश्चन समझ गए हैं तो आप लोग इसको भी आसानी से कर लेंगे, बट मैं आपको बताता चल रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग का ये जो समीकरण दिया गया है, यानी कि हम लोग का समीकरण क्या है, 3x² - 12x + k + 1 बराबर 0। इसकी तुलना किससे करेंगे हम लोग, ax² + bx + c = 0 से। यह आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि हम लोग इसकी तुलना किससे कर रहे हैं, ax² + bx + c बराबर 0 से। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, a b c का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो a का मान कितना आएगा, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 3, b का मान कितना आएगा, तो यहाँ से b का मान देखिए -12, और देखिए यहाँ से c का मान कितना आएगा, तो c का मान आएगा k + 1, यानी कि यह पूरा आएगा। उसके बाद देखिए इसने क्या बोला है, मूल बराबर हो, यानी कि इसने बता दिया है पहले ही कि हम लोग का जो d है यानी विविक्तर है क्या है, 0 है। तो हम लोग का किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो आइए चलिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं और क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या है, d बराबर b² - 4ac। अब क्या करना है, यहाँ से हम लोग को क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग के d का मान क्या दे दिया है, 0। तो हम लोग क्या करते हैं, b का मान कितना दिया गया है, -12, तो -12 का वर्ग -4 इंटू a का मान देखिए कितना है, 3 है, c का मान कितना है, k + 1 है हम लोग के c का मान। तो अब क्या करते हैं, और बराबर में हम लोग को विविक्तर यानी d का मान कितना हो गया है, 0, यानी कि क्या है, मूल बराबर है यानी कि 0 है। तो 12 का वर्ग हो जाएगा 144,
उसके बाद देखिए 4 तियां 12, कितना हो गया 4 तियां 12, और 12 का जब k में गुणा करेंगे तो 12 k हो जाएगा। रुकिए थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ 144 माइनस 12 का गुणा k में करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 k प्राप्त होगा, और यही 12 का गुणा जब हम लोग 1 में करेंगे तो 12 प्राप्त होगा, उसके बाद 0। उसके बाद देखते हैं क्या 144 में से जब हम लोग 12 को घटाएंगे तो हम लोग को कितना प्राप्त होगा, तो हम लोग को प्राप्त होगा 12 के। उसके बाद 144 में से जब हम लोग 12 को घटाएंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा प्लस 132, कितना प्राप्त होगा 132 बराबर 0। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या करते हैं, इसको इधर से इधर भेजते हैं तो -12 के बराबर या प्लस का इधर जाकर क्या हो जाएगा तो -132 हो जाएगा। हल हो चुका है स्टूडेंट, बस थोड़ा सा ध्यान और दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जब के का मान ज्ञात करेंगे तो यह -132, के का मान ज्ञात करेंगे तो -132 अपान कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, और 12 को जब इससे काटेंगे तो देखिए 12 एकम 12, फिर 12 बचा तो 12 एकम 12, यानी कि के का मान हम लोग को कितना प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे के का मान हम लोग को 11 प्राप्त हुआ है। और कुछ इसी प्रकार से क्या होता है, इसको हल किया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आधार पर देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या करना है, यह जो हम लोग का समीकरण दिया गया है 2x² प्लस px माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्या है इसका एक मूल, यानी कि एक मूल क्या है 2 है, यानी कह सकते कि x का मान कितना दे दिया है 2, तो क्या पूछ रहा है p का मान पूछ रहा है। और बहुविकल्पी में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखते हैं 2 रखते हैं। तो 2 गुणे 2 की जगह जब 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, प्लस p की जगह अरे x की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2p हो जाएगा, और यहाँ पे -4 बराबर 0। उसके बाद 4 दूना के 8 हो जाएगा इधर, प्लस 2p माइनस 4 बराबर 0। उसके बाद इसको 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, हम लोग को 4 प्राप्त होगा, घटाएंगे 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा बराबर 0। उसके बाद देखते हैं 2p, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो -4 हो जाएगा, और p का मान निकालते हैं तो -4 बटा के 2 और काटेंगे तो -2 प्राप्त होगा। यानी कि p बराबर कितना प्राप्त हुआ 2, यानी p का मान हम लोग को ज्ञात करना था और हम लोगों ने p का मान क्या ज्ञात कर लिया 2। तो स्टूडेंट आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट द्विघात समीकरण से रिलेटेड अब तक जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और जो महत्वपूर्ण टॉपिकें थी सारी आज की वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।